एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीयू एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 का है। हम इसमें कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स कैरी करते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें जो है वो एमएसएन के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले इसमें पोर्शन जो है वो एमएसएन का है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद ब्रेन ट्यूमर वाज शेड्यूल्ड फॉर क्रेनियोटमी इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेरेब्रल एडिमा आफ्टर सर्जरी। द नर्स शुड एक्सपेक्ट द नर्स यूज ऑफ, ठीक है, कि सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए नर्स क्या यूज करेगी इन केस ऑफ क्रेनियोटमी। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें डायरेटिक, सेकंड है एंटी हाइपरटेंसिव, सी है स्टेरॉइड एंड डी है एंटीकन्वल्सेंट्स। तो इसमें क्या है कि जो चारों ही चीजें डायरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव और स्टेरॉइड और एंटीकन्वल्सेंट, हम चारों चीजें जो है वो आफ्टर क्रेनियोटमी पेशेंट को देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास बात की हुई है स्पेसिफाई करके कि सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए जो नर्स है वो क्या देगी। तो सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए जो नर्स होगी वो क्या देती है, यहाँ पे स्टेरॉइड्स देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेरॉइड। तो जो एंटी कन्वर्जेंट्स हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स का यूज जो है वो कन्वर्जेंस को रोकने के लिए, सीजर्स को रोकने के लिए किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो आपको पता ही है कि पेशेंट को जो है वो हाइपरटेंशन ना हो उसके लिए किया जाता है। और डायरेटिक्स जो है वो एज अ जो डायरेटिक्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। रिड्यूस जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो डायरेटिक्स का यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिवली जो ब्रेन बल्क होता है उनका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैनिटॉल का हम यहाँ पे यूज करते हैं। और स्टेरॉइड्स में हम जो है वो डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं मेनली, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स रिसीव इमरजेंसी लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर अ client with chest pain and immediately inform the physician and increase myoglobin level suggest which of the following, ठीक है। तो क्या है कि एक जो नर्स है उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लेबोरेटरी से जो है वो रिजल्ट फाइंड आउट हुए उनको, और उन्होंने अपने क्लाइंट को देखा जो कि पेन के साथ, चेस्ट पेन के साथ में इमीडिएटली आया था। तो उन्होंने जो है वो फिजिशियन को इन्फॉर्म किया इसका क्या है, मायोग्लोबिन का लेवल जो है वो क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसमें लिवर डिजीज, बी है मायोकार्डियल डैमेज एंड सी है हाइपरटेंशन एंड डी है इसमें कैंसर, ठीक है। तो हमें पता है कि जब जो है वो कोई भी मस्कुलर डैमेज होता है तो उस केस में क्या होता है, मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो मायोकार्डियल डैमेज होगा, जो ऑप्शन बी है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मायोकार्डियल डैमेज के केस में जो है वो मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जब भी पेशेंट कोई चेस्ट पेन के साथ में आता है तो उसका हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले ट्रोपोनिन आई करवाते हैं और हम मायोग्लोबिन लेवल को असेस करते हैं। जो मायोग्लोबिन लेवल है वो विद इन 2 to 3 आवर्स जो है वो राइज हो जाता है पेशेंट्स में, और जो कि 72 आवर्स तक फाइंड आउट होता है। 72 आवर्स तक हम जो है वो उसको मायोग्लोबिन लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ जो भी मायोकार्डियल डैमेज, जो कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक का पेशेंट होगा उस केस में। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ क्लाइंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द क्लाइंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसमें एडमिनिस्ट्रिंग हेपारिन, बी है एडमिनिस्ट्रिंग कॉमोडिन एंड सी है ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज एंड डी है रिप्लेसिंग डिप्लेट ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब भी पेशेंट को डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी होती है तो उस केस में क्या होता है, इसमें जो वो एबनॉर्मल पैटर्न हो जाता है कोगुलेशन का। तो जो एबनॉर्मल पैटर्न होता है कोगुलेशन का उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो एक्सेसिवली ब्लीड भी करता है और एक्सेसिवली वो जो है वो उसमें क्लॉटिंग भी होती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या होता है, एडमिनिस्टर हेपारिन तो हम करते ही हैं ताकि क्लॉटिंग ना हो। देन सेकेंड उसके बाद हमारे पास है कि ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज भी करते हैं हम। अंडरलाइंग कॉज की ट्रीटमेंट करेंगे तभी तो वो जो है वो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा। देन डी रिप्लेसिंग डिप्लेट ब्लड प्रोडक्ट्स। तो इसमें यस हम जो है वो जो भी ब्लड प्रोडक्ट्स, होल ब्लड होता है उसको हम जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो अब रहता है ऑप्शन बी, तो कॉमोडिन जो होता है या फिर हम इसको अदर जो नेम है इसका वो क्या है, जो इंजेक्शन वारफरीन है, इंजेक्शन वारफरीन हम जो है वो पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी का केस होगा उस केस में, क्योंकि जो वारफरीन होता है वो एक्चुअल में यूज किया जाता है, जो इंजेक्शन कॉमोडिन है वो यूज किया जाता है फॉर
कोगुलेशन एज ए एंटीकोगुलेंट वो जो है यूज किया जाता है। बट पेशेंट में ऑलरेडी जो है वो ब्लीडिंग भी हो रही है, कोगुलेशन भी हो रही है, तो उस केस में हम क्या है, जो अकोमोडिन है वो हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन केस ऑफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है करीना, अ क्लाइंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, इज to receive immunosuppressive therapy. The nurse understand that this therapy is effective because it, option A है, promote the remove of antibodies and impair the transmission of impulses. B है, stimulate the production of acetylcholine at the neuromuscular junction. And C है, decrease the production of autoimmune antibodies that attack the acetylcholine receptors. And D है, inhibit the breakdown of acetylcholine मस्कुलर जंक्शन। सबसे फर्स्ट तो है कि मिस्थेनिया ग्रेविस एक्चुअल में होता क्या है। तो मिस्थेनिया ग्रेविस जो होती है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि क्या होता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो भी पर्सन होगा उसकी बॉडी में अगेंस्ट किसके, निकोटीन एसिटाइलकोलिन जो है, जो निकोटीन एसिटाइलकोलिन होता है उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बॉडी में बन जाती है। तो हमें पता है कि इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी हम ऑटो इम्यून डिजीजेस के केस में देते हैं। तो इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपीज क्या करती हैं, जो भी एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द बॉडी उसको जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो इसमें हमारे को जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट अटैक द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, a client with acute renal failure moves into the diuretic phase after 1 week of therapy, and during this phase the client must be assessed for sign of developing, option A है hypovolemia, B है renal failure, C है metabolic acidosis and D है hyperkalemia। तो हमें पता है कि acute renal failure के केसेस में क्या होता है, ये 4 phases होते हैं। तो फर्स्ट फेज ऑनसेट फेज होता है, जिसमें कि क्या होता है, ऑनसेट ऑफ द इंजरी होगी या डिजीज जो भी होगा, तो इसमें क्या होगा, एक्सेसिवली ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, बर्न, फ्लूइड लॉस या फिर डायबिटीज इंसिपिडिस की वजह से जो है वो हो सकता है। तो इस केस में जो ऑनसेट फेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो रीनल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो यूरिन आउटपुट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 30 ml पर आवर तक हो जाता है, अकॉर्डिंग टू अगर हम 60 kg के नॉर्मल पर्सन की वेट करेंगे तो। ठीक है, और ये होता है ऑनसेट फेज में। देन उसके बाद सेकंड फेज होता है हमारे पास ओलिगोरिक फेज होता है। ओलिगोरिक फेज हमें नाम से पता लग रहा है कि ओलिगोरिया हो जाता है, जो यूरिन आउटपुट होती है वो बिलो 400 ml पर डे हो जाती है। ठीक है, या फिर पॉसिबल होता है, इसमें पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि लेस देन 100 ml पर डे जो है वो सिक्रीट हो इसमें ओलिगोरिक फेज में। और इसमें जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है पेशेंट में, और फ्लूइड इम्बेलेंस हो जाता है। और फ्लूइड इसमें जो है वो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड क्यों होगा, जब पेशेंट को ओलिगोरिया हो जाएगा, जब उसका जीएफआर रेट जो है वो नॉर्मल नहीं होगा, पेशेंट ओलिगोरिया में चला जाएगा, यूरिन आउटपुट नहीं रहेगी, तो पेशेंट का क्या हो जाता है, इसमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड फेज होता है वो होता है डायरेटिक फेज। जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है डायरेटिक फेज। ठीक है, तो हमें पता है डायरेटिक फेज क्या होता है, एक्चुअल में रिकवरिंग फेज होता है। ये रिकवरिंग फेज नहीं बोल सकते, लेकिन जब जो है वो जो अंडरलाइन कॉज होता है जब हम उसको ट्रीट कर लेते हैं तो वहां पे जो है वो डायरेटिक फेज जो है वो स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वो अपना जो फंक्शन होता है वो उसको वापस करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो यूरिन आउटपुट होती है वो गुड हो जाती है और अबव 400 ml जो है वो चली जाती है। और इसमें जो यूरिन आउटपुट होती है और जो वाटर एक्सक्रीशन है वो नॉर्मली होने लगती है। तो जो किडनीज होती हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो अपना वर्क जो है वो नॉर्मली स्टार्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, डायरेटिक फेज में। तो अब हमसे पूछा है कि डायरेटिक फेज जो होता है उस फेज में जो कॉमन साइन है रीनल फेलियर के केस में, तो क्या हो सकता है, किस चीज के लिए डबल असेस करेंगे। तो जैसे हमने पढ़े तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि फर्स्ट है हमारे पास हाइपोवोलेमिया। ठीक है, सेकंड है हमारे पास रेनल फेलियर। रेनल फेलियर तो तब जाएगा पेशेंट अगर उसको जो है वो ट्रीट ही नहीं करते हैं अंडरलाइंग कॉज को। देन सी है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो ओलिगोरिक फेज में होगा एसिडोसिस। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया भी क्या होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा। तो हाइपरकैलेमिया भी इन केस ऑफ जो ओलिगोरिक फेज है उसमें होगा। तो ऑप्शन ए इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, पेशेंट को हाइपोवोलेमिया होगा, क्योंकि पेशेंट एकदम से डायरेटिक फेज में आएगा। और डायरेटिक फेज में क्या होगा, उनका जो यूरिन फ्लो है वो मोर देन 400 ml पर डे हो जाएगा।
और सब कुछ जो है वो नॉर्मल आएगा तो पेशेंट के लिए क्या होगा, पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया में जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नर्स शुड एंटिसिपेट दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स मे बी यूज्ड इन द अटेम्प्ट टू कंट्रोल द सिम्टम ऑफ मिनरेज डिजीज एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन ए है एंटीएमेटिक, बी है डायरेटिक, एंड सी है एंटीहिस्टामिन, एंड डी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो जो मिनरेज डिजीज होते हैं उसके केस में हम एंटीएमेटिक्स का भी यूज करते हैं, एंटीहिस्टामिन्स का भी यूज करते हैं, डायरेटिक्स का भी यूज करते हैं। जो हम यूज नहीं करते हैं वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, a 52-year-old female tells the nurse that she has found a painless lump in her right breast during her monthly self-examination. Which assessment finding would strongly suggest that the client lump is cancerous, ठीक है। कि फीमेल ने सेल्फ एग्जामिनेशन किया और उसको एक लंप मिला, तो कौन सी फाइंडिंग हमें पता लगाएगी कि जो लंप है वो क्या है, कैंसरस है। ऑप्शन ए है हमारे पास एवर्जन ऑफ द राइट निपल एंड मोबाइल मास, बी है नॉन मोबाइल मास with irregular edges, and C है mobile mass that is soft and easily delineated, and D है हमारे पास नॉन पल्पेबल राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। तो हमें पता है कि जो कैंसरस लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कैंसरस ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, पेनलेस होते हैं, हार्ड इरेगुलर शेप के होते हैं और डिफरेंट होते हैं सराउंडिंग में। जो उनका एज होता है वो रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, नॉन मोबाइल मास है और विद इरेगुलर एजेस है। इरेगुलर एज किस में होते हैं, जो कैंसरस सेल होगा उसमें होंगे, ठीक है। अब जो ऑप्शन ए था इसमें क्या था, इवर्जन ऑफ राइट निपल, ये तो नॉर्मली हो सकता है किसी भी पेशेंट के केस में इवर्जन, और जिसको हम इन सिंपल बोलते हैं इन्वर्टेड निपल, ठीक है। देन मोबाइल मास दैट इज सॉफ्ट एंड इजिली डिलिनेटेड होता है। तो जो मोबाइल मास होता है और सॉफ्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एडिनोमासिस होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास डी है, तो डी में नॉन पल्पेबल राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड है, तो ये भी नहीं होगा। तो इरेगुलर एजेस की बात जहां पे आती है, या फिर नॉन मोबाइल मास होगा, हार्ड मास होगा, इरेगुलर मास होगा, या फिर वहां की जो स्किन होगी वो क्या है, वहां की स्किन में रेडिश होगी स्किन वहां की, या फिर डिम्पलिंग ऑफ द स्किन होगी, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, उसको कैंसरस लंप लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि कॉमनेस्ट साइट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर होती है। तो कॉमनेस्ट साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और कौन सी होती है, वो होता है हमारा अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो जो अपर एंड आउटर मोस्ट क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट होता है वो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ब्रेस्ट होती है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट होती है, जो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट है वो क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर होती है, ठीक है। देन इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लोएस्ट कॉमनेस्ट साइट, तो लोएस्ट कॉमनेस्ट साइट जो होता है वो लोअर इनर क्वाड्रेंट जो होता है, वो लोअर इनर क्वाड्रेंट क्या होता है, लोएस्ट कॉमनेस्ट साइट होती है। देन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है जब उसकी मेटास्टेसिस होती है तो सबसे पहले मेटास्टाइज्ड होकर कहाँ जाता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो सबसे पहले जो है वो मेटास्टाइज होकर कहाँ जाता है, बोन्स में जाता है, ठीक है। बोन, लंग, ब्रेन एंड लीवर, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे आएगा, बोन्स में। और कौन सी बोन्स को सबसे पहले अफेक्ट करता है, ये हमारे रिब्स को, स्पाइन को, पेल्विस बोन्स को और लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स को, ये जो है वो सबसे पहले अफेक्ट करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद रेडिएशन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया द नर्स शुड इंक्लूड विच इंटरवेंशन इन द प्लान ऑफ केयर, ठीक है। ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर एस्पिरिन इफ द टेम्परेचर एक्सीड 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है इंस्पेक्ट द स्किन फॉर पैची once even every shift, C है हमारे पास प्रोवाइड फॉर फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ रेस्ट, एंड D है हमारे पास प्लेस द क्लाइंट इन स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब हुआ कि पेशेंट में जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और रेडिएशन थेरेपी के केस में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो होता है। और इसकी वजह से अगर इसको जल्दी नहीं देखा जाए, असेस नहीं किया जाए, इंस्पेक्ट नहीं किया जाए, तो पेशेंट में भी मोर्टेलिटी का केस भी हो सकता है, पेशेंट में भी डेड हो सकता है ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्किन को जो भी नर्स होगी वो क्या करेगी, एवरी शिफ्ट में आके जो है वो स्किन को पैची के लिए देखती रहेंगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब पैचेस हो सकते हैं एवरी शिफ्ट में जब वो चेक करेंगे तो वो क्या है, ब्लीडिंग का हमें जो है वो पता लगता रहेगा। क्योंकि जब क्या होगा, जो प्लेटलेट काउंट होगा वो जो है वो डिक्रीज होगा, तो उसकी
वजह से पैचेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम जो है वो प्लेटलेट पेशेंट को जो है वो चढ़ा सकते हैं, या फिर पैक्ड रेड ब्लड सेल्स जो है वो जो पेशेंट है उसको जो है वो हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द डिस्चार्ज टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट आफ्टर थायराइडेक्टमी फॉर ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, जो ग्रेव्स डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट है, उसके केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए ग्रेव्स डिजीज क्या होता है। ग्रेव्स डिजीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके केस में क्या होता है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो है वो एक्सीडेंटली क्या करना है, ग्लैंड को जो है वो अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, ओवर रिएक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन ए है कीप एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ इनटेक एंड आउटपुट, बी है यूज नेजल DDAVP, एंड सी है बी श्योर टू गेट रेगुलर फॉलोअप केयर, एंड डी है बी श्योर टू एक्सरसाइज टू इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर द थायराइडेक्टमी प्रोसीजर हम जो है उनको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलते हैं। देन एक्यूरेट जो इनटेक आउटपुट होता है, जब तक पेशेंट एडमिट है तब तक हम बोलेंगे, लेकिन जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस टाइम पे हमको इनटेक आउटपुट जो है वो मेजर करने की इतनी नेसेसरी नहीं होता है इन केस ऑफ थायराइडेक्टमी। देन बी है इसमें जो यूज ऑफ DDAVP है। DDAVP जो है वो एक हार्मोन यूज करते हैं, मोस्टली हम जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस के केस में यूज करते हैं, तो इसका भी इसमें यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पेशेंट को बोलना है कि वो फॉलोअप केयर के लिए रेगुलर आते रहें। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द नर्स इज रिसीविंग द लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ द क्लाइंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट शुड बी नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड। ठीक है, ऑप्शन ए है इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, बी है एलिवेटेड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंड सी है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एंड डी है हमारे पास अल्टर्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और प्लेटिनिन लेवल। ठीक है, तो इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की गई है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है जो मेन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं हमारी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसके केस में जो मेन हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो होता है हमारे पास, इसमें आएगा ऑप्शन बी, दैट इज एलिवेटेड ESR। ठीक है, इसमें अगर एलिवेटेड ESR की जगह हमारे पास आता है जैसे एंटी-CCP होता है। ठीक है, एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज, वो भी इसमें इंक्रीज होते हैं, या फिर CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी जो है वो साइंस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ये तीनों ही चीजें जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है वो इंक्रीज होती हैं। CRP ESR हो गया और एंटी-CCP एंटीबॉडीज हो गई। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द नर्स हैज फर्स्ट कंप्लीटेड टीचिंग अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी टू अ client who is going to have a cataract surgery. The nurse know the teaching has been effective if the patient, ऑप्शन ए कफ एंड डीप ब्रीथ पोस्ट ऑपरेटिवली, बी है टाइज हिज ओन शूज, सी है आस्क हिज वाइफ टू पिक अप द शर्ट फ्रॉम द फ्लोर आफ्टर द ड्रॉप-इन, एंड डी है स्टेट दैट ही डज नॉट नीड टू वियर एन आई पैच और गार्ड टू बेड। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो पेशेंट है कफ एंड डीप ब्रीथ पोस्ट ऑपरेटिवली नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर क्लाइंट ऐसा बोलता है कि उसने जो वो कफ और डीप ब्रीथ जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली करनी है, देन पेशेंट अपना मतलब कफ और डीप ब्रीथ्स जो है वो कुछ इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट जो है वो नहीं कर सकता है, या फिर स्नीजिंग हो गया वो पेशेंट अवॉइड करनी होती है, या फिर जो पेशेंट है वो डायरेक्टली जैसे बेंड डाउन होना है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा गया है कि आस्क हिज वाइफ टू पिक अप हिज शर्ट फ्रॉम द फ्लोर आफ्टर ही ड्रॉप इट। ठीक है, तो अगर वो खुद उठाएगा तो उसमें क्या होगा, वो बेंड डाउन होगा और प्रेशर आएगा उसके आईज पे, तो इसकी वजह से जो है वो पेशेंट बेंड डाउन करना भी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी नहीं होता है। देन जो आई पैच होता है, आई पैच जो है वो पेशेंट को कॉन्टिन्यूटी में कुछ टाइम के लिए लगा के रखना होता है, बट स्टेट दैट ही डज नॉट नीड टू वियर एन आई पैच ऑन दी गार्ड टू बेड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। द लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्रॉमा कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पीरियड ऑफ कंफ्यूजन इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो लीस्ट सीरियस फॉर्म होती है, जो लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द ब्रेन ट्रॉमा होती है वो होती है हमारे पास ऑप्शन ए है कंफ्यूजन, बी है कंकशन, सी है कोप, एंड डी है हमारे पास काउंटर कोप। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कंकशन। जो
कंकशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास लीस्ट ट्रॉमेटिक फॉर्म होती है, ठीक है। और जो कंट्यूजन होती है वो मोर ट्रॉमेटिक फॉर्म होती है। कंकशन में जरूरी नहीं है कि पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो जो है वो रिड्यूस होगी या नहीं होगी। इसमें जो पेशेंट कंफ्यूजन होगा, वर्टिगो हो सकती है पेशेंट को, डिजीनेस हो सकती है पेशेंट को। और इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो कंफ्यूजन का केस होता है उसमें सिर्फ जो पेशेंट होता है उसको जो है वो स्मॉल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है या फिर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और जो कंट्यूजन है, कंट्यूजन जो होती है वो स्वीयर फॉर्म होती है जिसमें कि ब्रूजेस हो सकते हैं पेशेंट को, और जो पेशेंट है वो ब्लीडिंग और स्वेलिंग भी पेशेंट को हो सकती है। देन आती है बात कोप की, तो कोप जो होती है वो इंजरी होती है जिसमें कि जो हेड है वो ब्लो होगा। इसमें हम बोल सकते हैं कोप तब होता है जब स्टेशनरी ब्रेन है और मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ में वो जो है वो लग रही है उसको, ठीक है, उस केस में कोप होता है। और काउंटर कोप होता है जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होती है और ब्रेन जो है वो मूविंग होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कोप और काउंटर कोप की, तो काउंटर कोप जो है वो ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है द ट्यूमर ऑफ हाइलेन कार्टिलेज इज कॉल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसमें ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, एंड बी है ऑस्टियोसार्कोमा, सी है इसमें एंड्रोकॉर्डोमा, एंड डी है इसमें कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज एनकॉन्ड्रोमा, ठीक है। जो एनकॉन्ड्रोमा होता है वो क्या होता है, ट्यूमर ऑफ हाइलेन कार्टिलेज होता है। अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की, तो जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ओवरग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज हो जाती है एंड बोन दैट हैपन एट द एंड ऑफ द बोन नियर ग्रोथ पैलेट, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होता है उसमें ओवरग्रोथ ऑफ द बोन हो जाती है। अब आती है ऑस्टियोसार्कोमा की, तो जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है वो भी टाइप ऑफ बोन कैंसर होता है जो कि बिगिन होता है इन द सेल्स दैट फॉर्म बोन्स, ठीक है। बोन सेल्स में जो है वो ये होता है। देन लास्ट है हमारे पास कॉन्ड्रोसार्कोमा। जो कॉन्ड्रोसार्कोमा होता है वो टाइप ऑफ बोन कैंसर ही होता है जो कि कार्टिलेज सेल में डेवलप होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द सेल इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आर कॉल्ड, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल्स, बी है एसिनोफिल्स, सी है बेसोफिल्स, एंड डी है इसमें लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेलियर, ठीक है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन, एंड डी विटामिन। तो ये हम सबको पता है कि जो प्रोटीन्स होती है, हाई प्रोटीन इनटेक जो है वो अवॉइड की जाती है इन केस ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट प्रोटीन डाइट हम जो है वो रीनल फेलियर के केस में देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अ पेशेंट हु हैज अ पेसमेकर माइट बी इनएलिजिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो कौन सा जो है वो पेसमेकर नहीं यूज करते। ऑप्शन ए है कंप्यूटर टोमोग्राफी, बी है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एंड सी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंड डी है इलेक्ट्रिक एंसेफेलोपैथी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमें पता है सबको कि जब एमआरआई होता है इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, तो कुछ भी जो है वो जो पेशेंट होगा वो नहीं वियर कर, जो भी मेटालिक चीज होगी वो पेशेंट के साथ में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एमआरआई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट साइन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर that the nurse should closely observe for। ऑप्शन ए है इसमें abnormal respiratory rate, बी है raising systolic and widening pulse pressure, सी है contralateral hemisphere and epicyclator dilatation of the pupils, and डी है progression for restless टू कंफ्यूजन एंड डिसोरिएंटेड टू लेथार्जी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो पेशेंट होगा उसमें सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन होगी उसमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व होगा कि पेशेंट क्या है, रेस्टलेस हो रही है, पेशेंट को कंफ्यूजन हो रहा है और डिसोरिएंटेड हो रहा है, और पेशेंट जो है वो लेथार्जी हो रहा है। तो ऑप्शन ये ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली में ये सारे ही साइन जो है वो जो पेशेंट आईसीपी वाला होता है उसमें जो है वो होते हैं, लेकिन जो अर्लीस्ट होगा, मोस्ट अर्लीस्ट साइन वो कौन सा होगा, जो पेशेंट होगा उसमें रेस्टलेस होगी, कंफ्यूजन होगा और डिसोरिएंटेड होगा।
अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हमारे लिए जो करेक्ट होता, इसके बाद जो हमारे पास करेक्ट साइन होता, सेकेंड साइन होता हमारे पास जो एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो क्या है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स लेने की कोशिश करता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स करता है, तो उसमें क्या होगा, एबनॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट होता। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो सी, अगर मतलब जो थर्ड नंबर पे करते हैं हम, तो हम प्यूपिल चेंज करते हैं, हम जो प्यूपिल पिपुलरी चेंज होता है वो जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आता है, एंड उसके बाद जो है वो लास्ट में हेमीपेरेसिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू असेस द हेमरेज इन अ क्लाइंट हु अंडरवेंट थायराइडेक्टमी। ऑप्शन ए है चेक ब्लड प्रेशर अर्ली, बी है असेस द क्लाइंट फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, सी है रोल द क्लाइंट टू साइड एंड चेक द फॉर ब्लीडिंग, एंड डी है प्लेस अ हैंड अंडर द क्लाइंट नेक एंड शोल्डर टू फील द बेड लिनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हम हैंड जो है वो पेशेंट के जो नेक एंड शोल्डर है उसके नीचे रखेंगे, देखने के लिए डालेंगे, देखने के लिए कि कहीं बेड लिनन जो है वो गिले तो नहीं हुए ड्यू टू हेमरेज। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ inadequate fluid balance in a client with burn especially in the first 48 hours of the care is। option A है change in level of consciousness, B है elevated hematocrit level, and C है urine output 30 to 50 ml per hour, and D है weight of the patient। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यूरिन आउटपुट ऑफ द 30 to 50 ml per hour। बाकी जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो एकदम से चेंज नहीं होंगे, उसमें टाइम लगेगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, for a patient who has had hip replacement, which of the following finding are of paramount importance? option A, complaints of pain during repositioning, B, skin blood discharge in the surgical dressing, and C, complaint of pain following physical therapy, and D is टेम्परेचर ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब पेशेंट को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की शिकायत है। ठीक है, जो बात आती है ऑप्शन 1 की, कंप्लेंट ऑफ जो है वो पेन ड्यूरिंग रिपोजिशन, तो पेशेंट को थोड़े टाइम तक तो जो है वो पेन रहेगी। एंड स्किन ब्लड डिस्चार्ज इन द सर्जिकल ड्रेसिंग में थोड़ा बहुत ब्लड डिस्चार्ज भी आ सकता है स्टम्प से, जहां से भी सर्जरी हुई है, जो भी इंसिजन है उस साइड से। देन ऑप्शन सी है कंप्लेंट ऑफ पेन, जैसे कि मैंने बात की कि फिजिकल थेरेपी करती बार या रिपोजिशन करती बार पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन जो है वो रहेगा। तो ये थे 20 क्वेश्चंस हमारे एमएसएन से। देन नेक्स्ट अब 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे कम्युनिटी से। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बने रहिएगा मेरे साथ एमएससी नर्सिंग के इस जो भी टेस्ट है 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।